प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार और व्यंग्य शिल्पी श्री हरिशंकर परसाई से उनके जीवन और साहित्य के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इस समय श्री परसाई अपने जीवन के 62वें वर्ष में चल रहे हैं। परसाई जी का लेखन काल 1947 से प्रारंभ होता है और वे पिछले 38 वर्षों में निरंतर रचनाशील रहे हैं। उनकी पहली पुस्तक हंसते हैं रोते हैं नाम से 1951 में प्रकाशित हुई थी। अभी तक उनकी लगभग 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस वर्ष उनकी चुनी हुई रचनाएं लगभग 3000 पृष्ठों में परसाई रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। परसाई जी का रचना क्षेत्र बहुत व्यापक है। अच्छा, तो परसाई जी बतलाइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके परिवार में कौन कौन थे और किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? देखिए, ऐसा है मिश्र जी कि हमारा परिवार गांव का ब्राह्मण परिवार था, लेकिन मुझे याद है कि हमारे पूर्वजों ने पौरोहित्य नहीं किया। वे मालगुजार परिवार के थे और मेरे पिता और उनके दो बड़े भाई ये लोग खेती करते थे। बड़ी खेती इनके पास थी। फिर कुछ परिवार में झंझटें हुई, ये हुआ, कुछ झगड़े वगड़े बढ़े या संभावनाएं कम रह गई हों जीविका की, तो मेरे पिता ने ये तय किया कि वो गांव छोड़ देंगे और कुछ धंधा करेंगे। तो मुझे याद है कि तब मैं 2 साल का होऊंगा जब बैलगाड़ी में मेरे माता पिता मुझे लेकर इटारसी जंक्शन आए और वहाँ से किसी तेज़ वाहन में मुझे लाया गया, जो बाद में मैंने समझ लिया कि रेलगाड़ी रही होगी ये। तब तो मैं 2 साल का था। और मेरे पिता ये लकड़ी के कोयले का धंधा करते थे। यानी वो ये करते थे कि जंगल लेते थे, एक और ठेकेदार थे सेठ, उनके साथ मिल के धंधा करते थे वो। लेकिन स्पॉट पर एक्चुअली कोयले बनवाना का काम मेरे पिताजी ही करते थे। तो जंगल लेते थे और जंगल के पास के ही किसी छोटे मोटे गांव में बस जाते थे, और फिर जब दूसरी जगह जंगल लेते थे तो वो गांव छोड़कर फिर उस जंगल के पास के किसी गांव में चले जाते थे। तो धंधा ठीक चलता था और बड़ा खुशहाल हमारा परिवार था। माता थी, पिता थे और मैं था। फिर उसके बाद मेरे बाद एक बहन, फिर भाई, फिर उसके बाद 2 बहनें। इस प्रकार 2 भाई और 3 बहनों का परिवार था, माता पिता थे। हमारे साथ ही बहुत अधिक संबद्ध परिवार हमारी बुआ का था, हमारे पिताजी की बड़ी बहन का। तो बहुत से काम इन दोनों परिवारों के हिल मिलकर होते थे। वो भी गरीब परिवार था, तो उससे संबंध विशेष रूप से इससे रहा। तो बड़ा कस्बा जो मुझे मिला, जहाँ मैं मेरी पढ़ाई भी सिलसिले से चालू हुई, वो होशंगाबाद ज़िले की हरदा तहसील का रहंडगांव नाम का गांव था। उसमें मैंने चौथी हिंदी तक, यानी 4 साल मेरी शिक्षा उसमें हुई। उसके बाद फिर हम आ गए टिमरनी, जो बड़ा कस्बा था। अब तो खैर छोटा मोटा शहर ही है वो। तो वहाँ रेलवे स्टेशन भी था, वहाँ तब तक मिडिल स्कूल था। तो वहाँ मैं अपनी बुआ जो वहाँ सेटल हो गई थी, उनके साथ रह कर के वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। फिर मेरे पिता और माता भी वहीं आ गए। इसके बाद उनका धंधा चौपट होना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहने लगी, धंधे में गिरावट आई। तो वहाँ से मैंने 1939 में मैट्रिक पास किया टिमरनी से। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि एक अच्छा खाता पीता परिवार था हमारा, लेकिन मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा में आया तब गिरावट शुरू हो गई। एक तो माँ की मृत्यु हो गई और बहुत भयानक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। पूरा गांव जो है खाली हो गया था, कस्बा, क्योंकि प्लेग आ गया था। खेतों में लोगों को झोपड़े पड़े हुए थे
और हमारा परिवार, कुछ 2-4 परिवार और कस्बे में होंगे जो रह गए वहाँ पर, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। चारों तरफ सन्नाटा और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़, इस तरह से वातावरण था। माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लगी और कुछ धंधे में गिरावट आई तो धंधा भी चौपट हो गया और पिताजी लगातार बीमार रहने लगे। यानी मैट्रिक मैंने बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में पास किया था। ये स्थिति हुई। अब आप पूछते हैं कि प्रभाव आपके ऊपर परिवार में किसका अधिक पड़ा, तो मेरे पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव तो मुझ पर पड़ा। यानी मेरे पिता बहुत कद्दावर आदमी थे और तगड़े थे शरीर से बहुत, और बहुत अच्छे उनके फीचर्स थे। लंबी नाक थी और कोसे का साफा बांधते थे तो बहुत दबंग आदमी लगते थे। घोड़े पर सवारी करते थे, उसी पर वो जंगल वंगल जाया करते थे। तो उन दिनों में तो मेरे लिए एक आदर्श पुरुष जो था वो मेरे पिता ही थे। उनकी हिम्मत और उनका कद और उनका पूरा रूप रंग वगैरह ये मुझे अच्छा लगता था बहुत। और मेरी जो बुआ थी उसमें हिम्मत बहुत थी, धीरज बहुत था उसमें। उस परिवार ने ये बहुत कष्ट भोगा, लेकिन उसकी ज़बान पर एक वाक्य हमेशा निकलता था, कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये अपने बच्चों से भी कहती थी, हम लोगों से भी कहती थी। यहाँ तक कि मैं जहाँ तहाँ मारा मारा फिरता था नौकरी के लिए मैट्रिक के बाद, पस्त होकर के आता था उनके पास तो मुझे खाना खिलाया करती थी, खाना खा ले पहले, कोई चिंता की बात नहीं है, तो ये नौकरी लग जाएगी। इससे मुझे बड़ी राहत मिलती थी। उनकी दम, उनका धीरज ये लेकर के। तो परिवार की बात हुई। अब आप जानना चाहेंगे शायद कि स्कूल के दिनों में किसका प्रभाव? हाँ, बचपन के दोस्तों, किशोरावस्था के मित्रों में कौन आपको अत्यधिक प्रिय थे? देखिए, एक तो ये है कि मुझे एक अध्यापक बहुत अच्छे मिले। उनका नाम है केशव चंद्र बग्गा, अभी हैं वो। कभी कभी चिट्ठी उनके मेरे पास आती है। वो जब मैं मैट्रिक में था तो वो आए। वो इतिहास के एमए थे आगरा यूनिवर्सिटी के। कद उनका बहुत नहीं था, दुबले पतले से आदमी थे और पूरा खादी ही पहनते थे, राष्ट्रीय थे। और कितने विषयों के विद्वान थे ये मैं नहीं कह सकता, मैं चमत्कृत था। हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे वो, और जो किताब पढ़ाते थे उसका नाम था द स्टोरी ऑफ हाजी बाबा ऑफ इस्पाहान। पुराने ईरान की समाज का पूरा खाका उसके अंदर था। बहुत दिलचस्प किताब थी। इतना अच्छा पढ़ाते थे वो कि जब वो कक्षा में घुसते थे तो हम लोग अपनी कुर्सी में उचक पड़ते थे कि बग्गा सर का पीरियड आ गया। और बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेजी ही सिर्फ नहीं पढ़ाते थे वो, उसके साथ में इतिहास, उर्दू साहित्य और तमाम दुनिया भर की बातें, विज्ञान, कितना ज्ञान उनके पास था। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो किया कि हमारे अंदर पढ़ने की रुचि पैदा की। तो उन्होंने मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया और मैं उन सबसे अधिक उनके प्रति आभारी हूँ। जैसे कि लेखकी जीवन आरंभ करने के बाद गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रेरित किया मुझे, सिखाया, समझाया, शिक्षित किया। उसी प्रकार हाई स्कूल में एक ही साल में बग्गा मास्टर साहब ने मुझे बिल्कुल तैयार कर दिया। तो अब इस कारण से हमारे मित्र भी इस तरह के हुए, क्योंकि मेरी पढ़ने की रुचि थी और साहित्य की रुचि थी, इतिहास में बहुत रुचि थी। तो एक मनोहर लाल तिवारी थे जो अभी रिटायर हुए हैं इंदौर यूनिवर्सिटी से, डिप्टी रजिस्ट्रार रह करके। वे और मैं दोनों, वे भी गरीब परिवार के थे बहुत। जहाँ भी जो पुस्तकें मिल जाती ला करके हम लोग पढ़ते थे। बहुत सी पुस्तकें तो हमको बग्गा मास्टर साहब से ही मिलती थी, पर वो अंग्रेज़ी में, उर्दू में होती थी। अंग्रेज़ी की हम ले लेते थे, लेकिन बहुत अंग्रेज़ी हम पढ़ नहीं सकते थे उन दिनों में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमने मैट्रिक पास होने के पहले पढ़ ली थी, अंग्रेज़ी में ही पढ़ ली थी मैंने, मनोहर लाल तिवारी ने। यही नहीं, नोट्स ले लिए थे उसके लेकर के। इसी तरह से और भी बहुत सी वस्तुएं जो कस्बे की लाइब्रेरी थी पूरी हम लोगों ने पढ़ डाली, स्कूल लाइब्रेरी पूरी पढ़ डाली। अच्छा, अखबार पढ़ने का शौक़ हम लोगों को इतना अधिक था कि दैनिक अखबार हम लोग रोज़ ही पढ़ते थे, और एक साप्ताहिक अखबार भी। दैनिक अखबार वहाँ इतवार आता था नागपुर का, वो इतवार हम लोग ख़रीद नहीं सकते थे, लेकिन कस्बे में 5-6 लोगों के पास आता था वो। तो पोस्ट मास्टर साहब जो थे उनका लड़का हमारा दोस्त था और साथ पढ़ता था। तो हम पोस्ट ऑफिस में जा करके और उसको चतुराई से खोल करके अखबार को और पढ़कर उसको फिर उसके अंदर हम फ्लैप लगा देते थे। तो रोज़ अखबार पढ़ लेते थे।
ये अखबार पढ़ने की आदत तो इस कदर मेरी तक की पड़ी थी कि जब मैं जंगल विभाग में नौकरी करता था मैट्रिक पास करने के बाद, तो जंगल में ही मैं हितवाद बुलाया करता था मेरे अपने बजट में। हालांकि हम लोग बहुत ही ख़राब हालत में थे, लेकिन दैनिक अखबार में बुलाता था। ट्रेनिंग कॉलेज में जब मैं आया तो पूरे हॉस्टल में एकमात्र मैं था जिसके पास रोज़ सवेरे अखबार आता था। हालांकि तब भी मेरी हैसियत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन इसके लिए मैं निकाल लेता था। तो ये रीडिंग हैबिट पड़ी। अच्छा, और इसी के साथ साथ हमने इतिहास भी पढ़ा, मनोहर लाल ने और मैंने, और डिस्कस भी करते थे। और इस तरह से मनोहर लाल का साथ जो है मेरे लिए बहुत उपयोगी हुआ, क्योंकि हम लोग समान रुचि के आदमी थे और दोनों को पढ़ने में, बात करने में, समझने में बहुत रुचि थी। तो वो तो मेरे बचपन के मित्र हुए। क्या बाद में तो बहुत मित्र हुए आप लोगों जैसे। जी। अच्छा। तो ये किशोर वय सुलभ मानसिकता के सम्मोहन से आप कैसे मुक्त हुए? इन दिनों के वे कौन से अनुभव हैं जिनका असर आपके जीवन में आगे भी बना रहा? देखिए, एक तो मैंने दो तरह की चीज़ें वो मैट्रिक पास करते करते तक देख लिया है अनुभवों के हिसाब से, कि एक गरीब परिवार का लड़का मैं, जी। लेकिन मैं संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव बहुत था, अभी भी हूँ। इस कारण तकलीफ भी मैंने बहुत भोगता जा रहा हूँ। परिवार में कुछ मामूली घटनाएं हो जाती थी, उसका असर ही पड़ता था बहुत। ये न्याय बुद्धि मुझमें, मैं विवेक बुद्धि उस छोटी अवस्था से ही मुझमें विशेष रूप से थी। जी। ऐसे आदमी को अन्याय, अत्याचार वगैरह कुछ ज़्यादा ही प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर, वो उनको टाल नहीं सकता है। तो मेरी छोटी से छोटी बात परिवार में भी हो जाती थी कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह का मेरा जो व्यवहार था अपने मित्रों, साथियों, साथ पढ़ने वाले लोगों के साथ भी था। फिर मैंने अन्याय के अनेक रूप भी देखे। जी। एक तो मैंने अपने पिता के मित्रों को छूटते हुए देखा। एक घटना मेरी मैट्रिक में हुई जिसका कि प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। वह ये कि मैं फुटबॉल खेल रहा था और दो लड़के स्टेशन मास्टर के थे, वो भी थे वहाँ पर, और कुछ वहाँ लगे रहे होंगे। वो ग्राउंड के पास एक नाला था, तो मेरे पास से गेंद चली गई थी और उनके पास पहुँच गई थी। कुछ कैसा किक लगाया, क्या हुआ वो, कि उसके बाद वो गेंद मिली ही नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि तलाश हुई, मुझे टीचर ने बुलाया, गेम्स टीचर ने, और कहा तुमने गेंद घुमा दी, कहाँ लाओ। हमने कहा नहीं साहब, मैंने तो नहीं घुमाई, मेरे पास नहीं थी उस वक्त। तो मैं खेलने में ज़रूर शामिल था, लेकिन उनके पास थी। नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्या मतलब, लड़के ऐसा नहीं कर सकते वो तो गेंद मिली नहीं, किसी ने बदमाशी की, उड़ा दी उसको। मुझ पर 1 रुपया जुर्माना हो गया। 1 रुपया उन दोनों आजकल के 15 रुपये के बराबर था। मेरे पिता की हालत थी ख़राब थी। अब कल से इम्तहान शुरू होना है मैट्रिक का, और आज तक मेरे पास एडमिशन कार्ड नहीं था, क्योंकि 1 रुपया जुर्माना भरूँ मैं तब एडमिशन कार्ड मिले। पिता से कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी, वो चिड़चिड़े ही बहुत हो गए थे। दोपहर तक कोई इंतजाम नहीं उसका हुआ। मैं बार बार गया और अध्यापक के पास, लेकिन वो नहीं कहने लगा हम क्या करें, तो सब रिकॉर्ड है, वो देना ही पड़ेगा तुमको, और ये है वो है। आखिर मैंने दोपहर बाद मेरे पिताजी से कहा, फिर बहुत गुस्से हुए, ये हुए, चिड़चिड़ाई बहुत वो, तो उन्होंने 1 रुपया दिया। तो शाम को धुंधल के मैं 1 रुपया लेकर गया और अपना एडमिशन कार्ड लेके आया, और सुबह 10 बजे से इम्तहान था। मुझे लगा ये कि ये अगर गेंद खोई गई है या चोरी की गई है, तो वो स्टेशन मास्टर के लड़कों पर ही आरोप न लगा करके अध्यापक ने मेरे ऊपर लगा दिया है, जबकि मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। वो लड़के तो उसमें भी थे बहुत, इस कारण से कि लड़के स्टेशन मास्टर के हैं, दबदबा है उनका पूरा, उनका वो है, और मैं गरीब आदमी का लड़का हूँ। इसका बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि वर्ग चेतना की समझिए शुरुआत उन दिनों में हो गई थी, जिसको कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक तो ये घटना उन दोनों की हुई। अब आपने पूछा है कि सम्मोहन भाव, आपका शब्द सम्मोहन है? हाँ, सम्मोहन होता है किशोर वय का। किशोर वय का ऐसा है कि लड़का रूमानी होता है, आदर्शवादी भी होता है, बहुत यथार्थवादी तो नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत जल्दी ज़मीन पर आ गया था परिवार की स्थितियों के कारण। यानी 18 साल की उम्र से मेरे ऊपर परिवार का बोझ आ चुका था। जंगल में नौकरी करता था मैं, तो 25 रुपये तनख्वाह मिलती थी मुझे। मेरा काम 8 रुपये में चल जाता था। 2 और लगते था, 15 रुपया में घर भेजता था। 15 रुपया उन दोनों बहुत होते थे, आप समझिए कि करीब 300 रुपये के बराबर होते थे उन दोनों में। तो
मैं काफ़ी ज़मीन पर आ गया था। दूसरी बात है कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी बहुत। जी। एक अजीब बात है ये। लिखने पढ़ने वढ़ने की इच्छा मेरी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक हाई स्कूल में अध्यापक होने की, जी। अच्छा अध्यापक हो जाऊं, मैं काफ़ी है, का मज़ा आएगा, अच्छा पढ़ाएंगे, लड़के खुश होंगे पढ़ते आएंगे वगैरह, ये सब लेकर के। ये जो पारिवारिक संकट थे, तकलीफ़ें थी, इसका मेरे मन पर असर तो बहुत अधिक था, इसमें कोई शक नहीं। मैं उससे ग्रस्त भी रहा, पर चूंकि ये दायित्व एक बोझ परिवार के मेरे ऊपर आ गया था, इसलिए मैं बहुत रूमानी नहीं हो पाया उन दोनों भी। और मुझे वक्त ही उतना नहीं मिला कि मैं सपने अपने देख सकता या किशोर अवस्था की कुछ उछृंखलताएँ कर सकता, ये मेरे से कुछ हुई नहीं। तो अब इस सम्मोहन से तो मैं बाद में निकला, यानी जब मैं नौकरी करने लगा, अध्यापक हो गया, तब जब मुझे सोचने समझने का मौका मिला, तब धीरे धीरे छूटा। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि मुझे नौकरी मिल जाए कहीं ना कहीं। जगह जगह दरखास्त दिया करता था। एक दुर्घटना भी हो गई थी कि मैंने एक चिट्ठी दरखास्त लिखी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था उन दोनों में, अध्यापकी के लिए, टिकट लगाना भूल गया मैं, तो बैरंग होकर लौट आई, दुगने पैसे पिताजी को लग गए, तो वो और नाराज़ हुए। लेकिन 6 महीने के अंदर मैट्रिक पास करने के मेरे जंगल विभाग में नौकरी मिल गई। मेरे परिवार की इच्छा ये थी, मेरे पिता चाहते थे कि मैं रेलवे का बाबू हो जाऊं, और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे एग्जामिनेशन में बिठाया भी, उसमें पास भी हो गया, और मेरे पास नियुक्ति का यानी ट्रेनिंग का पत्र भी आ गया। लेकिन मैंने फिर बहुत हट करके ये कहा कि मैं रेलवे की नौकरी तो नहीं करूँगा, मैं अध्यापक हो जाऊँगा। और दूसरे लोग मुझे देखने पर रखने वाले परिवार के और यहाँ वहाँ के लोग कहते थे कि इनको पुलिस की नौकरी करना चाहिए। मैं अच्छे कद का था, हृष्ट पुष्ट था, खेलने में अच्छा था, पुलिस की नौकरी वही मुझे पसंद नहीं थी। हुआ ये संयोग से कि वही बग्गा साहब जो हैं वो स्कूल छोड़ करके खंडवा के स्कूल में अध्यापक हो गए। तो मुझे जंगल की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि टेम्पररी थी वो, कुल 9 महीने की थी, लेकिन मैं 6 महीने में चला आया। और मैंने बग्गा साहब को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे लिखा कि तुम एकदम यहाँ चले आओ, और उन्होंने मेरी नियुक्ति वहाँ पर 4 महीने के लिए करा दी उस स्कूल में, अध्यापक हो गया। उसके बाद ये संयोग आया कि उन दोनों में मध्य प्रदेश में एक ही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था जबलपुर में, उसका नाम था स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज। उसमें भर्ती मुश्किल से होती थी, 10-15 साल नौकरी करो टीचर की तब भर्ती होती थी, तो लोग यूं ही भेज देते थे। तो उन्होंने ये कहा कि चलो सबसे जूनियर में 4 महीने की मेरी सर्विस, मेरा नाम भेज दिया, डिप्लोमा डिप्टी कहलाता था। अब ये अजीब बात हुई, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो मैं जुलाई में बिस्तर बांध कर जबलपुर आ गया हॉस्टल में। तो इस तरह से सिलसिला मेरे अध्यापकी के जीवन का पड़ गया यहाँ पर आकर के। तो मैं सन 1941 में यहाँ पर जबलपुर आ गया ट्रेनिंग कॉलेज में, और वो जो आप देखते हैं 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं 2 मंजिला, वो हॉस्टल था, उसी हॉस्टल में मैं रहता था। तो ट्रेनिंग पूरी की मैं जब 2 साल बाद 1943 में, तो फिर उसी स्कूल जाने का था, प्राइवेट स्कूल। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त प्रिंसिपल एक रानडे साहब थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि कॉलेज में मैं खूब खेलता भी था, डिबेट है, भाषण है, ये है वो है, और पढ़ता का तो मुझे बहुत शौक था ही। तो मैं अपने साथियों में ही नहीं बल्कि अपने से सीनियर लोगों में जो कि BA और MA भी थे, उन लोगों में भी मैं ज़्यादा उन लोगों में ही बैठता था, और मैं बहुत तीव्र बुद्धि का, बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था कि तुम यहाँ के बात ख़त्म करके कहाँ जाओगे। मैंने कहा वहाँ से आया था मैं खंडवा के स्कूल से। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे पूछ के फिर तुम वहाँ जाना, बहुत करके संभावना यह है कि यहीं मॉडल हाई स्कूल में तुम्हारी नियुक्ति हो जाए। तो मैं अपने पिता को लेकर के इलाज कराने इंदौर गया हुआ था। मुझे पता नहीं घर में क्या चिट्ठी आई है, क्या है वो हुआ है। चिट्ठी मेरे घर पहुंच चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था। अब मैं वहाँ उन्होंने कहा कि 35 रुपये महीने पर आपकी नियुक्ति पुनः की जाती है खंडवा के स्कूल में, तो वो तो मेरे पास था ही। लेकिन मैंने कहा कि रानडे साहब से मिल लूँ जबलपुर में, तो मैं बगैर टिकट के, उन दोनों बगैर टिकट यात्रा किया करता था, और मुझे इतनी तरकीबें याद हैं बगैर टिकट यात्रा करने की कि मैं सिखा सकता हूँ। जैसे ये कि टिकट कलेक्टर से बाबू से अंग्रेजी में बोलिए आप, और धड़ाके से बोलिए हैं, तो वो आपसे टिकट नहीं मांगेगा, पूछेगा ही नहीं आपसे। तो मैं इंदौर, देवास, जबलपुर, इटारसी, खंडवा
तमाम यात्राएं करना पड़ती थी। पिताजी बीमार थे, ये है वो है, जी। नौकरी की तलाश थी, जी। विदाउट टिकट ही करता था मैं। जी। विदाउट टिकट जबलपुर आ गया मैं। और उन्होंने कहा अरे तुम अभी से आ गए 3-4 दिन पहले। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुम्हारा वो नहीं मिला पत्र तुमको, 2 जुलाई से खुला है स्कूल। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे नहीं मिला। अरे कहने लगे वो भेजा हमने एड्रेस, खैर तुम दूसरी कॉपी ले लो उसकी। जा कर के मैं डी इंजन स्कूल में आया मैं, वहीं हॉस्टल में रहा था कुछ दिन में, वहाँ अध्यापक थे। जी। मैंने कहा ठहरना नहीं, कहने लगे क्या है? कहने लगे ये कमरे पड़े हैं और पलंग बिछे हुए हैं, एक के ऊपर डल जाओ। तो वहाँ जा कर के मैंने बिस्तर डाल दिया अपना। 2 जुलाई 1943 से मैंने उस मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक की चालू कर दी। तो वो आपका मूल प्रश्न जो है वो रहा जा रहा है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं अपनी लेखन प्रक्रिया पर अच्छा। आपसे बात करूंगा। जी। यूँ चालू हो गया मेरा ये। और पहली तनख्वाह मुझे मिली थी कि मुझे पिता की मृत्यु का तार मिल गया। अच्छा। तो पहली तनख्वाह लेकर मैं चला गया वहाँ पर उनके अंतिम संस्कारों के लिए। हाँ। तो आपने पहली रचना कब और कैसे लिखी? रचना लेखन की सार्थक पहली अनुभूति आपको कैसे हुई? ये सन 47 की बात है। हुआ क्या था जी। कि सन 47 में कांग्रेस के भीतर के समाजवादी कांग्रेस से बाहर आ गए। जी। ये युवा लोग थे सब, जिनके नेता जयप्रकाश नारायण थे। जी। और ये लोग सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो थे। जी। स्थानीय जबलपुर में भी ऐसे लोग थे जिनमें सबसे बड़े और सबसे तेजवान व्यक्ति जो हैं पंडित भवानी प्रसाद तिवारी थे। जी। उनके नेतृत्व में यहाँ इस क्षेत्र के समाजवादी कांग्रेस से बाहर आ गए थे। इन लोगों में बड़ा आकर्षण था। एक तो युवा थे ये और क्रांति की भाषा बोलते थे। हालांकि वो भाषा ही बहुत हद तक रूमानी थी, ये मुझे जल्दी समझ में आ गया। और निश्चित रूप से आज़ादी के बाद एकदम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है वो उसकी इच्छा सबके मनों दिलों में थी। मैं युवक था, मुझमें तो अधिक तीव्र थी ये। इन लोगों ने मुझे आकर्षित किया। जी। तो भवानी प्रसाद तिवारी वगैरह ने एक साप्ताहिक पत्र निकाला प्रहरी नाम का, 15 अगस्त 1947 को, कांग्रेस से बाहर आकर के। जी। वो बहुत ही लोकप्रिय साप्ताहिक पत्र था। यानी लोग उसका इंतजार करते थे इतवार को सुबह कि अब आ रहा होगा। जी। बहुत तेजमयी भाषा उसकी होती थी, बड़ी क्रांतिकारी बुलंदगी उसमें होती थी। जी। साहित्यिक गुण भी उसमें बहुत आकर्षक होते थे। तो भवानी प्रसाद तिवारी कवि भी थे जी। इसके साथ साथ। तो मैंने वो 4-5 अंक उसके पढ़े, नियमित पढ़ता था मैं आकर्षित हुआ। जी। और लगभग समानांतर भावनाएं उन समाजवादियों में और मेरे भीतर थी। जी। तब मेरा मार्क्सवाद का अध्ययन कुछ हुआ नहीं था। जी। सामान्य रूप से मोटी रूपरेखा मेरे मन में थी, लेकिन ये समाजवादी लोग मुझे क्रांतिकारी मालूम होते थे। मैं इनके प्रति आकर्षित हुआ, उस साप्ताहिक पत्र के प्रति आकर्षित हुआ। और मैंने एक रचना लिख करके उपनाम से, जी। उपनाम मैंने उदार रख लिया। जी। वो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे उदारता की खुद बहुत आवश्यकता थी लोगों के। तो मैंने उदार नाम ही रख लिया अपना। मैंने पोस्ट से भेज दी उसको, वो छप गई। जी। अब आपने पूछा है कैसे ये हुआ। हुआ ये कि दिवाली की रात थी। जी। और मैं घूम रहा था शहर की सड़कों पर, खूब रोशनी थी। फुहारे के पास सड़क पर एक कार खड़ी थी बहुत खूबसूरत, जी। और जिनकी कार थी वो शायद कहीं मिलने गए होंगे। ड्राइवर था। 2 बच्चे बहुत गरीब फटे कपड़े वाले वो आए और वो अपना लोभ संवरण नहीं कर सके, तो उस कार पर वो हाथ फेर के देखने लगे। ड्राइवर ने पहले उनको डांटा, वो झिड़के, लेकिन फिर आ गए, फिर हाथ पर चलने लगे। उसने आके दोनों को चाटे, जी। जड़ दिए दोनों को, रोने लगे वो। मैं संवेदित हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। जी। और एक बहुत ही सामान्य रूप के मेरे भीतर एक वर्ग चेतना शरीर की जो थी पहले से ही, जी। वो मुखर हुई ज़्यादा। आई वॉज हर्ट रियली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। मैं इमोशनल हो गया उस वक्त। हुआ ये था कि ये बच्चे उस कार पे हाथ नहीं रख सकते हैं जिसकी कार है। ऐसा उसने क्या किया, उसके पास ये हो जाए, बच्चे छू ना पाए उसको। इस पर मैंने इस पूरी घटना को जैसा का तैसा मैंने लिख के भेज दिया था। सभी साहब उसकी तारीफ भी हुई। तो मैंने इसी उपनाम से 3-4 रचनाएं और उसी पत्र में प्रहरी में लिख के भेजी। वो छपी। अब संपादकों को मेरी तलाश हुई
कि मैं कौन हूँ। तो मेरे साथ एक अध्यापक थे, उनका संपर्क उन लोगों से था, भवानी प्रसाद तिवारी से, रामेश्वर गुरु से, जो संपादक थे उसके जी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको ले आऊँगा, हमारे साथ अध्यापक है वो सीनियर आदमी थे। मुझे ले गए प्रहरी के दफ्तर में, वहाँ मेरी मुलाकात भवानी प्रसाद तिवारी से हुई, रामेश्वर गुरु से हुई, और ये एकदम इतनी घनिष्ठ हो गई है कि मैं एक तरह से प्रहरी परिवार में शामिल हो गया। जी। यानी समझिए कि 2 संपादक तो वो थे बुजुर्ग, और एक मैं जो कि युवावस्था में था, तीसरा संपादक मैं हो गया। वहाँ मैं नियमित बैठने लगा, लिखने लगा, दैनिक उनके काम करने लगा, यानी एक तरह से मैं उसमें शामिल हो गया। और यहीं से मेरी नौकरी, मेरी तबादले की शुरुआत, भूमिका पड़ने लगी, क्योंकि जो मैं लिखता था उस पर मेरे प्रिंसिपल को कैफियत मांगी जाती थी। अंततः घबरा करके, परेशान होकर उन्होंने मेरा तबादला एक कस्बे में कर दिया। तब फिर किन परिस्थितियों में नौकरी छोड़ी, ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो इस तरह मेरे लिखने की शुरुआत हुई, और तब निश्चित रूप से मैं समाजवादियों के साथ था। अब मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि मैं वास्तविक रूप से, मैं साहित्यिक रुचि का था, खूब पढ़ता था, अभिव्यक्ति की मेरे भीतर बहुत कुलबुलाहट भी थी, लेकिन वो बातचीत करने में, इसमें उसमें निकल जाती थी। एक्चुअली मैं कलम लेके बैठूंगा और लिखूंगा, ये मुझ में तब तक भी इच्छा जागृत नहीं हुई थी। हुआ ये कि मैं एक तरह से इस समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गया। तो आंदोलन के मार्फत में साहित्य में आया, ये मुझे लगता है अब। उस आंदोलन से कि मैं और किस तरह अपने को अभिव्यक्त करूं। ये लोग तो सभा में भाषण दे लेते हैं, रैली निकाल देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, पिकेटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं लिखना चालू कर दिया। तो आंदोलनकारी की हैसियत से ही मैं साहित्य में आया। इसलिए जिस तत्व की ओर आप लोग इंगित करते हैं, वो तत्व मेरी रचनाओं में इस कारण से है कि मूल रूप से मैं सामाजिक परिवर्तन का आंदोलनकारी था, वहां से मैं इसमें आया, और वही तत्व इसके अंदर आ गया है। इस तरह मेरे लिखने की शुरुआत हुई, और मैंने खूब कलम घिसी प्रहरी के अंदर। मुझे पूरी छूट थी, जरा मस्त किस्म के फक्कड़ लोग थे संपादक लोग, तो यहाँ तक कि मैंने काफ़ी मानहानि के दावे भी करवाए उनके ऊपर, चाहे जो लिखता था मैं बिल्कुल असंतुलित भी लिखता था। ये सब हुआ। हाँ, तो परसाई जी, अक्सर लोग लेखक को खास तरह का आदमी मानते हैं, और लोगों की कल्पना है कि उसकी एक सुनिश्चित दिनचर्या होती है। क्या कभी आपने ऐसी दिनचर्या का पालन किया है? देखिए, जब तक मैं नौकरी करता था तब तक दिनचर्या एक निश्चित थी। मैं 10 बजे स्कूल जाता था, 5 बजे लौटता था, दिन भर पढ़ा करके। इसके बाद शाम को मैं खेलता था। ये खेलना हमारा बाद में छूट गया। ट्यूशन करता था, तब भी मैं ट्यूशन करता था, और उसके बाद मैं लिखता था और पढ़ता था। लेकिन मैं बेहिसाब लिखता था, बेहिसाब पढ़ता था, ये इसमें कोई शक नहीं है। लिखने का मेरा मामला ये है कि मैं स्कूल में जो मेरे फ्री पीरियड्स होते थे उनमें भी लिख लेता था। हैं? रात को ज़्यादा मैं काम करता था, या सुबह बहुत जल्दी। मुझे नींद, ज़िंदगी भर मेरी आदत ये रही कि मुझे नींद काफ़ी कम आती रही, उतना से काम चल गया है। मैं 4 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी होती है। तो मैं रात को 12-1 बजे वैसे ही जागता था, सुबह जल्दी उठाता था, और स्वास्थ्य मेरा डेफिनेटली बहुत अच्छा था। अभी तक अच्छा रहा है, बहुत कुछ साल पहले तक। तो मैं कभी भी लिख लेता था। मुख्य रूप से मैं रात को काम करता था, लेकिन चूंकि मेरी आदत दोस्तों में बैठ के गप्पे करने की भी थी, घूमने घामने की भी थी, इसलिए लेट एट नाइट मेरा काम ज़्यादा होता था। और वो जो फ्री पीरियड हुआ करते थे स्कूल में, वो मैं कर लेता था। और आपने देखा होगा कि मैं एक्सरसाइज कॉपी जो होती है स्कूली बच्चों की, उसी पर अभी भी लिखता हूँ। जी हाँ, देखा है। वो लाइन के ऊपर। ये आदत कैसे पड़ी कि मैं स्कूल में फ्री पीरियड में लड़कों की कापियों के बीच के पन्ने फाड़ करके या रद्दी पन्ने लेकर के एक्सरसाइज बुक्स के, उस पर मैं लिखा करता था। वो जो मेरी आदत पड़ी है स्कूली ज़माने से, तो अभी तक मैं वही एक्सरसाइज कॉपी के ऊपर लिखता हूँ। कोरे कागज़ पर लिखने में मुझे दिक्कत मालूम होती। इस तरह मैं कभी भी लिख लिया करता था। जी। तो ये जो रचना के बारे में लोगों की धारणा है, वो कहते हैं कि मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। तो क्या एक तैयार कलाकृति के रूप में रचना अंकित होती है? ये बात तो देखिए पूरी रचना प्रक्रिया की है। जी। होता असल में ये है कि सब कुछ अनुभवों से आता है। जी। अनुभव और चिंतन। जी। वास्तविकता से ही आता है सब। जी। घटनाएं सब देखते हैं, होती हैं उनके जीवन में, दूसरे के जीवन में होती हैं।
वो निकल जाती हैं यूं ही। लेखक जो होता है उसे दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक तो ज्ञान और एक संवेदना। जी। मुक्तिबोध ने इसको कहा है ज्ञानात्मक संवेदन। तो ये संवेदना जो होती है वो आवश्यक है लेखक के लिए, तो खैर आप लोग सभी मानते हैं इस बात को। जी। होता ये था कि मैं अनुभवों को कभी छोड़ता नहीं था, और मैं नए लेखक जो मेरे पास आते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि अपने सिरहाने एक मोटी कॉपी रखा करो, जब जो भी सूझे उसमें लिख लिया करो। जी। अभी भी आप देखते हैं मैं मोटी कॉपी रखता हूँ, यहाँ तक कि एक शब्द भी अगर मुझे पड़ जाए, ध्यान में आ जाए, तो उस शब्द को ही लिख लेता हूँ, जी। मुहावरा लिख लेता हूँ, प्लॉट लिख लेता हूँ, जी। और ये मैं सब उसमें नोट करता जाता हूँ। तो किसी काम के अनुभव को मैं बेकार जान नहीं देता था। जी। हर अनुभव जो है वो तो रचना के लायक होता नहीं है। जी। फिर अनुभव के बाद दूसरी बात होती है चिंतन प्रक्रिया की, जहाँ ज्ञान काम देता है। केवल अनुभव जो है वो तो फोटोग्राफिक होता है। जी। उस अनुभव में फिर अन्वेषण करना पड़ता है, डिस्कवरी करना पड़ती है उसमें। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थ खोजना पड़ते हैं। जी। जीवन के संदर्भ से उसको जोड़ना पड़ता है, जी। टोटलिटी में उसको मिलाना पड़ता है। जी। और जो संवेदना जो है वो इस प्रकार ज्ञान के साथ मिलकर के एक रचनात्मक चेतना का रूप बन जाती है। ये रचनात्मक चेतना जब ये आ जाती है तब उसके बाद आदमी लिखना शुरू करता है, लेकिन लिखते लिखते भी उसमें परिवर्तन होते जाते हैं। ये होता है। हाँ, मैं और साफ चाहता था कि आप इसे स्पष्ट करें कि लेखन कर्म की सार्थकता के लिए जीवन की सही पहचान जरूरी है। इस पहचान के लिए जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों की क्या भूमिका है? ये कहाँ तक इसे प्रभावित करती हैं? हाँ, ये तो प्रभावित बहुत करती हैं। केवल विसंगति क्यों कहें उनको, पूरा जो आर्थिक वो है स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, ये सब होती हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान यथार्थ का भी होता है। यथार्थ अर्थ ग्रहण नहीं करता है जब तक कि उसको इतिहास से आप न जोड़ें। जी। तो इतिहास से बोध मुझ में आरंभ से था, और अभी सबसे अधिक मुझे पढ़ने की जो रुचि है वो इतिहास की है। अब इस इतिहास को समझने में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो इतिहास को विवरण के रूप में लोग पढ़ लेते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के। दूसरी बात है उस इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण। ये मार्क्सवाद से आता है। जी। जब मैंने बाजाबता मार्क्सवाद पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि इतिहास की व्याख्या इस प्रकार से होती है। जी। और मार्क्सवाद से ही मुझे समाज की और आर्थिक क्षेत्र की व्याख्याएं जो हैं ये निश्चित रूप से नेचुरली इसमें क्या होता है, जो विसंगतियाँ होती हैं वो उभर के सामने आती हैं और वो अर्थ ग्रहण करती हैं। उदाहरण मैं आपको दूं कि जब तक इस विचार की पृष्ठभूमि ना हो और आपके दृष्टि वैज्ञानिक ना हो, एक ही घटना, एक ही अनुभव विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न अर्थ देता है। उदाहरण के लिए मजदूरों का आंदोलन चल रहा है और उन्होंने पिकेटिंग कर रखा है, जुलूस निकाला हुआ कारखाने के वहाँ, और गड़बड़ होती है और पुलिस फायरिंग करती है। उसमें 5 आदमी मर जाते हैं। ये समाचार अखबारों में छपता है। ये तो एक घटना हो गई, कुछ के लिए अनुभव हुआ। ये एक आदमी उसको पढ़ता है पान वाले की दुकान पर और कहता है कि जब चाहो तब पुलिस गोली चला देती है। ये 5 आदमी मार डाले। दूसरा आदमी की प्रतिक्रिया ये होती है कि मजदूरों ने सिर भी उठा रखा है बहुत, चाहे जब देखो तब हड़ताल मांगते ही रहते हैं। तीसरी प्रतिक्रिया ये होगी कि मालिक लोगों को तो देखो, अटारियाँ खड़ी हैं, कारखाने बढ़ाते जा रहे हैं, मजदूरों को इतना कम देते हैं। एक आदमी वो भी होता है जो कि पूरी तरह तटस्थ है, वो पढ़े कहता है देखो भैया मौत है ये, आदमी वो कहाँ ले जाती। आप देखिए एक ही घटना, एक ही अनुभव के इतने अर्थ विभिन्न प्रकार के आदमी निकाल लेते हैं। अब जो चेतनाशील पढ़ा लिखा समझदार लेखक है वो उसमें अर्थ निकलेगा, वो इन आर्थिक संबंधों की व्याख्या करेगा। हैं ये प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसको समझेगा वो कि घटना हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे क्या है, इस हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में कौन सी खामियां हैं, कहाँ विसंगतियां हैं, इन सब चीज़ों को वो करेगा। उदाहरण के लिए सती प्रथा ले लीजिए। बहुत जय बोली आती थी। मैं जब किशोरावस्था था तब तक सती की पूजा होती थी।
ये बात उसके अंदर से बहुत कम लोगों को ये नज़र में आती थी कि ये फ्यूडल समाज की, सामंती समाज की प्रथा है ये। जी और इसके भीतर सामंतवाद की प्रॉपर्टी है। जी प्रॉपर्टी ये है कि 3 भाई हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, खेती है, ये है, वो है। एक भाई मर गया उसमें से, तो अब वो जो उसकी पत्नी है वो क्लेम करेगी प्रॉपर्टी में हिस्सा, इसलिए सती बना करके उसको पहले जलवा दो, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी जो है बाकी दोनों भाइयों की हो जाए। जी इसलिए भांग पिलाई, उसको देवी बनाया। भांग धतूरा आमतौर पर पिलाया जाता है इनको, और ढोल लगाड़े बजाए, और इसने आवाज़ की कि उसकी चीख की आवाज़ न सुनाई पड़े, और एक पूरा भक्ति भाव के साथ वहाँ आप देखिए कि अभी भी हजारों वहाँ नारियल फूटते हैं जी और लाखों की कमाई होती है और सत्य भैया की जय बोली जाती है। मूल में इसकी 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सामंती समाज में जो यौन पावित्र, यौन शुचिता की भावना जो आई, स्त्री की यौन शुचिता, पुरुष की नहीं, उसमें अब ये विधवा हो गई है, इसका यौन संबंध किसी दूसरे पुरुष से ना हो जाए, इसलिए इसको मार ही डालो। एक तो यौन शुचिता जो कि सामंती समाज की वो है, और दूसरी प्रॉपर्टी राइट्स। इस कारण से उस स्त्री को, सती को मार डालते थे। ये समझ नहीं आएगी आपको जब तक कि आप इतिहास की व्याख्या आप सही ना करें, जब तक आप ये जो आर्थिक स्थितियां हैं उनकी व्याख्या ना करें, और जो नैतिक मान्यताएं हमारी, मान मूल्य हैं, वो सब किस प्रकार से बने हैं, ये जब तक आप व्याख्या इसकी ना करें, आपको समझ में ना आए, तब तक उस अनुभव को आप गलत परिप्रेक्ष्य में पेंट करेंगे, गलत चीज़ उसके ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार की विचारधारा मेरी इतिहास से, अर्थशास्त्र के अध्ययन से, राजनीति शास्त्र के अध्ययन से, समाज शास्त्र के अध्ययन से बनती है ये। और बहुत सा तो इसमें से अपने अनुभवों से सीख समझ के आ जाता है, बहुत सौ का बाज़ाब्ता अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार से ही आई है। इन विसंगतियों को पकड़ना मैंने चालू कर दिया, और इसीलिए इन विसंगतियों को पकड़ने के कारण ही, प्रवृत्ति के कारण ही मेरे लेखन में आप जानते हैं कि व्यंग का तत्व अधिक है, क्योंकि व्यंग के द्वारा ये विसंगतियाँ अधिक उभर करके प्रभावकारी रूप में आती हैं साहित्य में। ये है। तो परसाई जी, एक बात और, आमतौर पर जो अभावग्रस्त जीवन की विद्रूपता है और जिसे आपने खूब झेला है, उसकी एक तिक्त कचोटन आपके जीवन के भीतर होगी, और उसने काफ़ी हद तक आपकी मार्मिकता को पारदर्शी बनाया है। क्या आपने अनुभव किया है कि रचना में संवेदनशीलता के कितने आयाम हो सकते हैं? देखिए, जो आदमी खुद भोगता है उस पर तरह तरह के असर इसके पड़ते हैं जी। संवेदनशील व्यक्ति पर तो बहुत तरह के असर पड़ते हैं। एक तो वो आदमी होता है जिसमें गिरावट आ जाती है जी। निराशा आ जाती है, गिरावट आ जाती है, हताश हो जाता है और ढोने लगता है जिंदगी को। एक वो आदमी है जिसके अंदर क्रोध पैदा होता है जी। असंतुलित हो जाता है वो पूरी तरह से लेकर के। एक तीसरा वो आदमी होता है कि उन्हीं हथकंडों को अख्तियार कर लेता है जी। जिन हथकंडों से दूसरे ने उनको प्रताड़ित किया है, तो वो दूसरे रास्ते पे चला जाता है। मेरे साथ इस तरह का हुआ, क्योंकि मैं संवेदनशील रहा शुरू से जी। बाद में समझ भी आ गई, तो हुआ ये कि मुझमें निराशा नहीं आई जी। अपने दुखों के प्रति सम्मोहन भाव तो सबको होता है जी। बहुत से लोग अपने को सबसे दुखी समझने में गर्व का अनुभव भी करते हैं और चाहते हैं कि उनके दुख को मान्यता मिले। मेरी एक कहानी भी आपने पढ़ी होगी, दुख का ताज, जिसमें 2 परम मित्र एक दूसरे से मारपीट कर बैठते इसलिए कि एक दूसरे से अधिक दुखी अपने को बताने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है एक कि साले तू दुख में ही मेरे से आगे बढ़ गया जी। और उसको पीटने लगता है। यानी दुख में भी वो एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। ये अपने दुखों के प्रति सम्मोहन भाव हर आदमी में होता है कि मैं सबसे दुखी हूँ, मैंने बहुत सफ़र किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस मोह जाल को काटना पड़ता है खासकर रचनाकार को। मेरे साथ ये हुआ कि चूँकि बहुत छोटी अवस्था में मेरे ऊपर दायित्व आ गया परिवार का और कोई सहायता करने वाला, मुझे सब्सटेंशियल हेल्प करने वाला कुछ था नहीं, मेरे परिवार रिश्तेदारों में कोई भी नहीं था। तो एक तो दायित्व भावना मेरे भीतर आई, दूसरा ये कि थोड़ा सा सख्त किस्म का आदमी मन से मैं शुरू से ही रहा हूँ। तो मैंने उन दुखों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, ऑफकोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझ में एक प्रकार की मस्ती भी थी कि
ठीक है जी, काम तो कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, चल जाएगा, इसमें क्या है। एक तो ये बात हुई। तो मेरे भीतर एक प्रकार की अकड़ जो है, ये मैंने कहीं लिखा हुआ है कि समय के सींग को मैंने उल्टा मोड़ दिया, उल्टा मोड़ दिया। ये इसका मतलब यही है कि मैंने एक सामान्य नॉर्मल जिंदगी जो होती है अध्यापकी करके उसको चालू कर दिया, और जो सींग मुझे मार रहा था समय, उन सींगों को मैंने पकड़ के उल्टा कर दिया। दूसरी बात यह है कि अपने दुख के सम्मोहन भाव से आदमी तब उठता है जब उसकी चेतना इतनी हो जाए कि वो पराये दुख को भी देखने लगे। ये कोई संत का लक्षण ही नहीं है सिर्फ, एक सही संवेदना वाले आदमी, सोचने विचारने वाले आदमी का भी लक्षण है। तो मुझ में ये लिखने के समय से ही ये बात आई कि मैं क्या दुखी हूँ जी, मुझसे अधिक दुखी लोग हैं, और ये कोई मैं क्या अकेले दुखी हूँ, और क्या दुख क्या अकेला मेरा ही टल जाएगा? अरे सबका टलेगा तब मेरा दुख टलेगा। ये तो पूरी व्यवस्था है। और मैं संवेदना से दूसरे लोगों के साथ जुड़ा, और इस प्रकार से क्या हुआ कि मेरा दुख एक तो बटा, और चूंकि दूसरों के दुखों से मैं संवेदित होने लगा, इस कारण से क्या हुआ कि मेरे दुख की भावना ने एक प्रकार का विस्तार पा लिया। इससे मेरा बोझ हल्का हुआ, मेरी कचोट भी कम हो गई, और जिसे आप कहते हैं एक सामाजिक चेतना, उसका निर्माण मेरे भीतर हो गया। इस प्रकार से मैं उससे बाहर निकल आया। और मेरी रचनाओं में, आरंभिक रचनाओं में आप देखें तो अपने दुखों में डूब करके मैंने बहुत लिखा है। मेरी पहली पुस्तक हंसते हैं रोते हैं में, तो मेरे दुख हैं। लेकिन उसमें एक बात और देखेंगे कि एक तो विसंगतियों पर हंसने, उन पर चोट करने की प्रवृत्ति भी उसी वक्त है मेरे अंदर, और दूसरों के दुखों के प्रति संवेदित होने की प्रवृत्ति भी उन्हीं रचनाओं में है। ये तीनों एक साथ मेरे, एक लड़ाकू मेरा रूप, दूसरा स्वयं का दुखी रूप, और तीसरा दूसरे के दुख से संवेदित होने का रूप, ये एक साथ मेरे अंदर विकसित हो रहे थे। तो इससे मैं जीत गया अपने दुख से। तो यही एक बात और कि लेखकी अनुभव और जीवन अनुभव के बीच क्या कोई अंतर होता है? होता है बहुत। देखिए, जीवन अनुभव जो है वो एक तो अपने पर बीती ये अनुभव होता है, दूसरे दूसरों पर बीती जिसके हम साक्षी होते हैं, इसके होते हैं। दूसरों पर, अपने से, दोनों पर जो बीतती है, उससे एक तो आदमी शिक्षित होता है, समझता है ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, सावधान होता है। ये हर आदमी शिक्षित होता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो एक तो इससे शिक्षित होता है आदमी। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत जीवन मनुष्य का है, उसमें उन झंझटों से आदमी व्यक्तिगत स्तर पर निपट लेता है, लड़ लेता है, भिड़ लेता है, समझौते कर लेता है, खुशामद करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, सब कुछ करता है। लेखक की बात इससे आगे चल करके होती है। लेखक संवेदित होता है और सोचता है। तो उन्हीं अनुभवों को वो सोच करके, विश्लेषित करके, उनको अर्थ दे करके, उनको समग्र तीव्रता के साथ ग्रहण करता है। और फिर चूंकि वो लेखक है, उन अनुभवों को फिर रचनात्मक चेतना का एक हिस्सा बनाता है, और तब फिर उनको लिखता है। इसलिए लेखक के लिए उन्हीं अनुभवों का रूप जो है वो दूसरा हो जाता है। सामान्य आदमी के लिए उनका अनुभव तो वही होते हैं, लेकिन वो उनसे दूसरे स्तर पर निपटता है। लेखक उनको अपने माध्यम से निपटता है, लेखन के माध्यम से उन अनुभवों से निपटता है। ये बात है। तो परसाई जी, आपकी रचनाओं में विचार और घटना के बीच मानवीय संबंधों का एक सिलसिला उपलब्ध होता है, इसे आप किस तरह आकार देते हैं? देखिए, मैंने आपसे अनुभव की बात की मूल रूप से, और ये अनुभव के साथ में मैं कहता हूँ ऐतिहासिक अनुभव भी मनुष्य के, संवेदना का विस्तार, चेतना का उन्नयन, ये सब चीज़ें इसके साथ हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रक्रिया दोहरी प्रकार की होती है। जैसे यशपाल के बारे में कहा जाता है कि वे विचार के लिए घटनाक्रम बनाते थे, अनुभव बनाते थे। ये सही बात उनके बारे में, काफ़ी हद तक सही बात है। मैं भी ऐसा करता हूँ। जैसे मेरी एक कहानी उदाहरण दे दूँ आपको, सदाचार का ताबीज। विचार उसमें ये है कि तमाम देश के अंदर उन दिनों में उपदेश और तमाम प्रवचन और गांधी जी का नाम लेकर के और नैतिकता की बात करके, कहीं साधुओं के वो करा के भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश हो रही थी। मैंने सोचा कि क्या ये केवल नैतिक समस्या है भ्रष्टाचार, या आदमी की आत्मा से संबंधित समस्या है? सोचा कि नहीं, ये नहीं है। ये बहुत हद तक निर्भर करता है सामाजिक आर्थिक स्थिति के ऊपर भी। तो उस विचार को मैंने एक अनुभव दिया। अनुभव मैंने कोई
आज की वास्तविकता का नहीं दिया, मैं उसे फैंटेसी पर ले गया जी। और मैंने एक राजा की कहानी बनाई उसको, राजा के राज की कहानी। और उसमें ये है कि वो अब ये सारे के सारे तरीके, नैतिक उपदेश, प्रवचन, ये गांधी जी का नाम, नारे, ये सब जो है एक प्रकार के ताबीज हैं। ये व्यवस्था को पलटना कोई नहीं चाहते हैं, उसमें सुधार कोई नहीं करना चाहते हैं, ऊपरी इन चीज़ों से आदमी को सदाचारी बनाना चाहते हैं, तो सदाचार के ताबीज तरीके हुए ये। तो मैंने उसमें ताबीज लगवा दिया है, एक साधु का बनाया हुआ, जिसमें से आवाज़ निकलती है। तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 2 तारीख को 5 रुपए घूस देने जाता है बाबू के पास कोई आदमी, तो वो कहता नहीं, घूस लेना हराम है। वो सुनता है राजा, ताबीज में से आवाज़ निकल रही है, घूस हराम है। कहता ठीक, ताबीज काम कर रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करना पड़ा, झंझट नहीं हुई, ये नहीं वो हुई, वो ये हुई। तो ये तो 2 तारीख की बात हो गई, जब उसे तनख्वाह 1 ही दिन पहले मिली। अब महीने के अंत में फिर एक आदमी आता है घूस देने के लिए, तो वो ले लेता है, वही बाबू ले लेता है घूस। वो राजा ताबीज सुनता है, उसमें से आवाज़ निकल रही है, तनख्वाह ख़त्म हो गई है, ले ले। तो वही बाबू है और वही घूस है, 2 को नहीं लेता है, 29 तारीख को ले लेता है महीने के अंत में। तो इसके अंदर आर्थिक कारण होना चाहिए, भी होना चाहिए है, जिससे कि आदमी 2 तारीख को तो ईमानदार है और महीने के अंत में बेईमान हो जाता है। तो इस तरह तो विचार से ये घटना मैंने बनाई। क्या होता है, घटना से विचार पैदा होता है और विचार फिर घटना का अर्थ निकालता है। आपको आए समझ में, अनुभव से इस तरह होता है। दूसरा ये होता है जो मैंने बताया आपको कि अनुभव जो होता है उससे आदमी संवेदित होता है, सोचता है, उसको सोच करके उससे विचार पैदा होता है कि इस तरह हुआ है तो ये क्यों हुआ है। मानवीय संबंधों में ये एक तत्व जो है ये प्रधान है, ये है। इस तरह की परस्पर प्रक्रिया होती है विचार की और जो घटता है उसकी।